नमस्कार, वेलकम ध्रुव स्टडी। आज 30 मार्च है। जानेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल के साथ में। आज राजस्थान दिवस है और राजस्थान दिवस के साथ में एक महत्वपूर्ण घटना जो हुई है 28 मार्च को, वो म्यांमार में भूकंप की हुई है। म्यांमार में 7.7 रिएक्टर का भूकंप आया है। उस भूकंप में करीब 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 28 तारीख के बाद में 29 मार्च को दोबारा भूकंप के झटके महसूस किए गए। कम से कम इसकी जो रिएक्टर था, जो तीव्रता थी, 5 से ज्यादा रही है। म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। आज आज ही के दिन आज राजस्थान दिवस आज मनाया जाता है। और आज ही के दिन जो भारत नववर्ष है, भारतीय नववर्ष है, उसकी आज से शुरुआत होगी। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। बात करें आगामी वर्षों की, तो इस बार जो विधानसभा है, भारत राजस्थान की विधानसभा है, इसमें एक विधेयक पारित किया गया है जिसके अनुसार आगामी वर्षों में जो राजस्थान दिवस है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यानी भारतीय नव संवत्सर के साथ मनाया जाएगा। राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन जो चार बड़ी रियासतें थी उनका विलय राजस्थान में हुआ था। एकीकरण जब हो रहा था उस समय चार रियासतों का विलय राजस्थान में हुआ था और एक राजस्थान एक आकार ले लिया था। इसीलिए 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। इसको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इन चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। प्रथम चरण की बात करें तो 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी, यानी प्रथम चरण कंप्लीट हो चुका था। इसका मत्स्य नाम दिया गया, मत्स्य संघ। इसमें शुरुआत पूर्वी राजस्थान से की गई, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, चार रियासतों को मिलाकर और एक नीमराणा ठिकाना, इनको मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया। इस मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख रुपए रखी गई। इसका उद्घाटन एन वी गौडगिल ने किया। इसके प्रधानमंत्री शोभाराम कुमाऊत बने और राज प्रमुख इसके उदयभान सिंह, जो धौलपुर के शासक थे, उदयभान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया। बात करें तो प्रथम चरण का जो मत्स्य संघ नाम रखा गया, ये मत्स्य के एम मुंशी के कहने पर रखा गया। और इसमें जो धौलपुर था, ये राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। 18 मार्च 1948 के बाद 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण का एकीकरण हुआ, जिसे पूर्व राजस्थान कहते हैं। इसकी राजधानी कोटा बनाई गई। इसमें 9 रियासतों और एक ठिकाने को मिलाकर पूर्वी राजस्थान का गठन किया गया। 9 रियासतें, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और डूंगरपुर रियासतें और एक कुशलगढ़ ठिकाना को मिलाकर पूर्वी राजस्थान बनाया गया। इसका उद्घाटनकर्ता एन वी गौडगिल था। प्रधानमंत्री इसमें गोकुललाल ओसावा शाहपुरा के थे, इनको बनाया गया। राज प्रमुख भीम सिंह कोटा नरेश को बनाया गया। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी के नरेश को बनाया गया। तृतीय चरण कंप्लीट हुआ 18 अप्रैल 1948 को। ये सिमिलरिटी देखना, 18 मार्च 1948 को पहला चरण, 22 मार्च 1948 को दूसरा चरण, फिर इसके बाद नेक्स्ट मंथ 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण बना। ये संयुक्त राजस्थान कहलाया और इसकी राजधानी उदयपुर थी। इसमें जो पूर्वी राजस्थान, इसमें ये 9 रियासत और एक ठिकाना। पूर्वी राजस्थान में उदयपुर रियासत को मिलाया गया, यानी 9 रियासतें और एक ठिकाना में उदयपुर रियासत को मिलाया गया, यानी 10 रियासतें और एक ठिकाना मिलाकर संयुक्त राजस्थान बन गया। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने। राज प्रमुख भोपाल सिंह, उदयपुर नरेश भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और कोटा नरेश भीम सिंह को उप राज प्रमुख बनाया गया। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन मुंबई सरकार को सौंप दिया था। अब बात करते हैं चौथे चरण की। जो चौथा चरण कंप्लीट हुआ 30 मार्च 1949 को।
इसमें संयुक्त राजस्थान में, अब ये संयुक्त राजस्थान है। इस संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर चार बड़ी रियासतें और एक लावा ठिकाना को मिलाकर वृहद राजस्थान बनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है। यहीं से एक राजस्थान का एक विशेष विस्तृत रूप, राजस्थान के जो एकीकरण है एक आकार लिया था। इसलिए इसको इतिहास एकीकरण में इसको इम्पोर्टेंट डे माना जाता है, क्योंकि जो चार बड़ी रियासतें थी ये एकीकरण में शामिल हो गई थी संयुक्त राजस्थान में। यानी संयुक्त राजस्थान में अब कितनी हो गई, 10 तो संयुक्त राजस्थान की रियासतें और चार रियासतें ये, यानी 14 रियासतें और दो ठिकाने हो गए। दो ठिकाने कौन से, एक तो आपका इसमें मिलाया गया लावा ठिकाना और एक इसका नीमराना ठिकाना। वृहद राजस्थान की जो उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसके प्रधानमंत्री जो बने वो हीरा लाल शास्त्री थे। और उदयपुर नरेश भोपाल सिंह को महाराजा प्रमुख बनाया गया और जयपुर नरेश मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया और कोटा नरेश भीम सिंह को उप प्रमुख बनाया गया। अब चलते हैं पांचवें चरण। पांचवा चरण 15 मई 1949 को कंप्लीट हुआ। इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई और इसमें जो वृहद राजस्थान था, इसमें वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया गया। मत्स्य संघ यहाँ तक, यानी चार चरणों तक मत्स्य संघ अलग था। अब पांचवें चरण में मत्स्य संघ को सारे ठिकानों में मिला दिया गया। वृहद राजस्थान बना, मत्स्य संघ यानी पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, ये वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया गया। यानी टोटल 18 रियासतें और 3 ठिकाने हो गए। यानी इसमें एक नीमराना ठिकाना भी इसमें ऐड हो गया। प्रधानमंत्री पद समाप्त और मुख्यमंत्री पद सृजित तथा प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री मनोनीत हुए। और शपथ जो राज प्रमुख है मानसिंह दित्ते ने दिलाई, राज प्रमुख मानसिंह दित्ते ने दिलाई। छठे चरण में संयुक्त राजस्थान संघ बना, जो 26 जनवरी 1950 को बना। संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही को मिलाया गया। इसमें सिरोही को और मिला दिया गया। इसमें यानी आबू देलवाड़ा इसमें मिसिंग रहा और सिरोही को मिला लिया गया। यानी टोटल 18, संयुक्त वृहद राजस्थान में 18 रियासतें थी। अब संयुक्त राजस्थान में सिरोही को मिलाने के बाद 19 रियासतें और 3 ठिकाने हो गए। जो प्रथम मुख्यमंत्री बने वो हीरालाल शास्त्री थे और राज प्रमुख मानसिंह दित्ते को बनाया गया। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के दिन कौन सा बन गया था, संयुक्त राजस्थान संघ बन गया था। इसमें राजस्थान को विधिवत नाम दिया गया। सातवें चरण की बात करते हैं तो सातवें चरण 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ, जिसकी राजधानी जयपुर बनाई गई। राजस्थान संघ में सिरोही का आबू देलवाड़ा भाग, अजमेर मेरवाड़ा, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा जोड़ा गया और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। 26 जिले राजस्थान का वर्तमान स्वरूप बनकर तैयार हो गया उस समय का। इसके जो मुख्यमंत्री मोहनलाल सोगाड़िया बने और इस सातवें चरण में राज प्रमुख का जो पद है वो समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया। बात करें तो माउंट आबू के विलय में महत्वपूर्ण योगदान गोकुल भाई भट्ट का रहा। राजस्थान को राजपूताना भी कहा जाता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और राजकीय भाषा इसकी हिंदी है। प्रमुख बोलियों की बात करें तो मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी इसकी प्रमुख भाषा है। लोक नृत्य की बात करें तो घूमर, कालबेलिया, चक्री, गेर, तेरहताली, कच्ची घोड़ी, भवाई, गवरी और संकरा इसके मुख्य नृत्य। लोक संगीत में आप पंडवानी, मांड और तेरहताली इसके मुख्य लोक संगीत है। नेक्स्ट है अमेरिका द्वारा रूस में अलास्का की खरीद। यानी 30 मार्च 1867 को अमेरिका ने अलास्का को खरीद लिया था रूस से।
अमेरिका ने 30 मार्च 1867 को रूस से अलास्का को $7.2 मिलियन में खरीदा था। ये अलास्का है और ये रूस का पार्ट है। ये कनाडा है, ये अमेरिका है। तो ये वाला अलास्का का जो पार्ट है, ये अमेरिका ने रूस से खरीदा था 30 मार्च 1867 को। यह सौदा अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसे अलास्का परचेज कहा जाता है। शुरुआत में इस खरीद को अमेरिका में कई लोगों ने एक गलत निर्णय माना और इसे सेवार्ड फॉली या सेवार्ड्स आइस बॉक्स के नाम से मजाक से पुकारा गया, लेकिन बाद में यह सौदा अमेरिका के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हुआ। 1890 की बात करें तो दशक में अलास्का में सोना मिला और जिससे अमेरिका को बहुत फायदा हुआ। 20वीं सदी में यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मिले जो अमेरिका की ऊर्जा जरूरतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। करंट अफेयर की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर हाल ही में भारत ने किसके साथ समझौता किया? तो ये है सिंगापुर के साथ। भारत और सिंगापुर ने 25 मार्च 2025 को सिंगापुर मैरीटाइम वीक के दौरान ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर स्थापित करने के लिए आज से पत्र लेटर ऑफ इंटेंट LOL पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य समुद्री परिवहन के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। इस हास्य पत्र पर भारत की ओर से संयुक्त सचिव R लक्ष्मणन और सिंगापुर की ओर से समुद्री बंदरगाह प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी कार्यकारी तेओ इंग दिन्ह ने हस्ताक्षर किए। समारोह में सिंगापुर की वरिष्ठ मंत्री एमी खोर और भारत के बंदरगाह पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उपस्थित रहे। तो बंदरगाह पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह के मजूमदार। केनरा बैंक ने 24 मार्च 2025 से श्री के मजूमदार को कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले वे बैंक में मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में कार्यरत थे। राहुल भाई नियुक्त हुए FIC के राहुल भावे नियुक्त हुए IFCI के नए प्रबंध निदेशक और CEO। ये क्वेश्चन है, ये पॉइंटर रह गया इस तरीके से। केंद्र सरकार ने राहुल भावे को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। भारत सरकार ने हाल ही में IFCI के नए प्रबंध निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये है राहुल भावे। भारत सरकार ने हाल ही में राहुल भावे को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। वे वर्तमान में IFCI में उप प्रबंधक निदेशक DMD के रूप में कार्यरत थे। IFCI की स्थापना 1 जुलाई 1948 को भारत के पहले विकास वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण में योगदान देना है। नवंबर 2024 में वित्त मंत्रालय ने IFCI समूह के एकीकरण को मंजूरी दे दी, जिसके तहत IFCI लिमिटेड को स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और उसकी अन्य सहायक कंपनियों के साथ विलय किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 723 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। प्रदेश ने टीबी परीक्षण दर, जागरूकता अभियान और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से देश भर में अपनी श्रेष्ठ उपलब्धि दर्ज की है। पिछले 3 से 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश टीबी उन्मूलन में शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रदेश के 8 जिलों को सिल्वर मेडल और 3 जिलों को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में 1 लाख आबादी में लगभग 3,975 लोगों की टीबी की जांच की जाती है, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक है। इस अधिक जांच दर के कारण टीबी के मामलों का तीव्र पता चलता है और उचित समय पर उपचार शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वडोदरा में आयोजित WTT यूथ कंटेंटर टूर्नामेंट में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये हैं 22 पदक।
आरव आचार्य राजस्थान की बात करें तो आरव आचार्य अंडर 15 बॉयज सिंगल्स और अंडर 15 मिक्स्ड डबल्स में 2 कांस्य पदक जीते। यानी जो बड़ोदरा में आयोजित हुए WTT यूथ कंटेंटर टूर्नामेंट, इसमें राजस्थान के आरव आर्य ने 2 कांस्य पदक जीते हैं, एक तो अंडर 15 बॉयज सिंगल्स में और अंडर 15 मिक्स डबल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ऋत्विक चौधरी बेलीपल्ली ने किस देश के खिलाड़ी के साथ मिलकर चिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये कोलंबिया के खिलाड़ी के साथ, उसका नाम, कोलंबिया के खिलाड़ी का नाम है निकोलस बोरियंतोस। निकोलस बोरियंतोस के साथ मिलकर चिली ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। चिल्ली कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका है। ये दक्षिण अमेरिका, इसमें ये चिल्ली है, और चिल्ली का जो लोकेशन पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर ये कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ये सेंटियांगो है, और सेंटियांगो के एस्टाडियो सैन कार्लेस डी अपोकिंडो में ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। यहीं पर जो सेंटियांगो है, यहाँ चिल्ली है, यहाँ एंडीज जो पर्वतमाला है वो यहीं पर है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है। चिल्ली की बात करें तो यहाँ पर एक चिल्ली पर्वतमाला है। चिल्ली जो माउंटेन है, उसकी जो हाइट है वो 8,066 मीटर है। चिल्ली ओपन दक्षिण अमेरिका के गोल्डन स्विंग का हिस्सा है, और 2025 का संस्करण जो है इसका 24 फरवरी से 2 मार्च तक सैंटियागो में आयोजित किया गया। ऋत्विक बोलीपल्ली की यह जीत उनके करियर की दूसरी ATP डबल्स खिताब है। उन्होंने 2024 में अल्माटी ओपन में अर्जुन कांधे के साथ पहला खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है जैसा। ये जैसा है, ये अमित शाह का बेटा है। जो भारत के गृह राज्य मंत्री अमित शाह हैं, उनका बेटा ये जैसे है, जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जैसा को हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स FILA 2025 के 14वें संस्करण में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान क्रिकेट प्रशासन, नवाचार और खेल के वैश्विक विस्तार में उनके योगदान के लिए दिया गया है। दिसंबर 2024 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। जैसा जो हैं दिसंबर 2024 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार में 28 मार्च 2025 को आए भूकंप की तीव्रता क्या थी? तो ये है 7.7 रिएक्टर। आपदा में अब तक यह डेटा अपडेट नहीं हुआ, 1600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और घायलों की संख्या 2,500 के करीब है। भूकंप के झटके पड़ोसी देश थाईलैंड, चीन, भारत, बांग्लादेश तक महसूस किए गए हैं। बैंकॉक की बात करें तो एक 33 मंजिला इमारत, ये 33 मंजिला इमारत है, ये भूकंप के कारण गिर गई। इसमें गिरने से करीब 10 लोगों की मौत हो गई। थाईलैंड के बैंकॉक में है, ये इमारत गिर गई। बात करें तो इसका जो एपी सेंटर था, ये एपी सेंटर म्यांमार के सांगाइंग शहर से 16 किलोमीटर दूर इसका एपी सेंटर रहा है, और इसकी जो गहराई है वो 10 किलोमीटर रही है। भारत ने इस कठिन परिस्थितिक समय में म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन बर्मा शुरू किया। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि म्यांमार में जब 28 मार्च 2025 को भूकंप आया तो वहां भयंकर तबाही हुई, करीब 2,500 लोगों की मौत हो गई, और काफी उस नुकसान के दौरान भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाकर म्यांमार की सहायता की? तो यह है ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद कौन सी पाबंदी हटाई गई है? तो ये GREP 1 की पाबंदी हटाई गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत लागू की गई कुछ पाबंदियों को हटाया गया है। ग्रेप एक आपातकालीन उपाय प्रणाली है, जिसे
वायु प्रदूषण के स्तर के आधार पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। जब वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर या बहुत खराब श्रेणी में पहुंचता है तो ग्रेप के विभिन्न चरण सक्रिय किए जाते हैं या लागू किए जाते हैं। ग्रेप वन की बात करें तो आमतौर पर इसमें कुछ पाबंदियां लागू की जाती हैं जिनको हटाने की बात कही गई है। तो आमतौर पर जो ग्रेप वन में जो पाबंदियां लागू होती है वो ये है कि होटल और रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है ग्रेप वन में। निर्माण और विध्वंस कार्यों के दौरान धूल नियंत्रण के विशेष उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। और BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जाती है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ग्रेप वन पे पाबंदियां हटाई गई है तो संभवतः ये जो 3 पॉइंट है इन पे छूट दी जाएगी दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में क्या बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो ये है सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विकास। तृतीय चरण में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या है इसको समझते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 28 मार्च 2025 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्षमता वाले सेमी क्रायोजेनिक इंजन के पावर हेड टेस्ट ऑर्टिकल का पहला हॉट परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। सेमी क्रायोजेनिक परमाणुदहन प्रणाली तरल ऑक्सीजन और केरोसिन जैसे गैर विषैले और सुरक्षित प्रणोदकों का उपयोग करती है, जो वर्तमान में L110 का द्वितीय चरण की तुलना में बेहतर प्रदर्शन प्रदान करती है। L110 क्या है? L110 द्वितीय चरण का एक MLV LVM यानी GSLV है MK3, इसको यूज करने के लिए ये बनाया गया एक इंजन है जो ये जो नया सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनाया है इसकी तुलना में ये कम मतलब जो L110 है इसकी तुलना में इसका जो प्रदर्शन है सेमी क्रायोजेनिक इंजन का ये बेहतर प्रदर्शन देने वाला है। इसरो का सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित होने के बाद भारत के प्रक्षेपण यानों की पेलोड क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। GSLV MK3 यानी LVM थर्ड की वर्तमान पेलोड क्षमता की बात करें तो GTO में 4 टन है, लेकिन सेमी क्रायोजेनिक इंजन इसे बढ़ा सकता है। यानी ये जो इंजन है इसमें जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है इसमें तरल ऑक्सीजन और इसका उपयोग किया जाएगा, मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाएगा। इस जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है इसमें GSLV जो प्रक्षेपण यान है, इस प्रक्षेपण यान में जो ये इंजन लगाया जाएगा इससे इसकी पेलोड क्षमता बढ़ जाएगी, यानी 4 टन से इसकी बढ़ जाएगी। यानी जो ऑर्बिट में जो ये लेके जाते हैं प्रक्षेपण जो जो अंतरिक्ष में जो छोड़ने वाले जो यान है उनको जो प्रक्षेपित करते हैं ऑर्बिट में जो लेके जाएंगे उनकी जो पेलोड क्षमता है यहाँ से लेके जाने की वो पेलोड क्षमता 4 टन से बढ़ सकती है। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। कमेंट अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई भी पॉइंट पे आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कंटेंट अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।